तो चलता है। नमस्कार। आज का हमारा शो आइडेंटिटी काफी स्पेशल एपिसोड रहेगा क्योंकि आज के हमारे शो में है उभरती हुई नई पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्र निर्माण पार्टी, जिसकी स्थापना 10 मई 2011 में की गई थी और जिसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं ठाकुर विक्रम सिंह जी। और आज हमारे साथ इंटरव्यू में है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह जी। स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्ते। तो सर, मुझे आप बताइए कि आपकी पार्टी की नींव कैसे रखी गई, कौन है इसके कर्ता धर्ता? जी, राष्ट्र निर्माण पार्टी 10 मई 2011 को ठाकुर विक्रम सिंह के द्वारा स्थापित की गई। वो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं। जी। 2018 में डॉक्टर आनंद कुमार, जो आईपीएस हैं और स्पेशल डायरेक्टर आईबी से रिटायर्ड हैं, ओके, उनको उन्होंने उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार जी, जो मध्य प्रदेश के 10 जिलों में एसएस रह चुके हैं। अच्छा। ओएसडी सीएम रह चुके हैं। एडिशनल होम सेक्रेटरी रह चुके हैं और उसके बाद आईबी में विभिन्न पदों के ऊपर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये पार्टी निरंतर आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। दोनों ही व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक समाज सेवी हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का मोटो राष्ट्र हित सर्वोपरि रखा है। अच्छा। समाज सेवी होने के नाते प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति की भावना को लेकर के ये पार्टी कार्य करती है। अच्छा। वर्तमान में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन प्रांतों में हमारी पार्टी सक्रिय है। शेष प्रांतों में भी हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सो ये माना जाए कि ज्यादातर आपकी इस पार्टी में सिविल सर्विसेज से रिलेटेड और पुलिस लॉबी से रिलेटेड लोग हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि व्यक्ति का जैसा कर्म क्षेत्र रहता है और जिन व्यक्तियों से संपर्क रहता है, हाँ जी, वो व्यक्ति ज्यादातर उनसे जुड़ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें केवल पुलिस के ही लोग हों, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक पार्टी में सभी लोग जुड़ सकते हैं। महाराष्ट्र इत्यादि में जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कि वो पुलिस के ही हों, उस समाज क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं और तो राजनीतिक अनुभव के रखने वाले लोग हैं। दूसरे जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं वो आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। अच्छा। और वो प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन के ऊपर, उनका जौन सा जन्मदिन होता है, उतने ही लाख रुपए सेवा कार्यों में खर्च करते हैं और जरूरतमंदों को बांटते हैं। वो अपने जन्मदिन को इस प्रकार से मनाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग जो इस देश से प्रेम करता है, जो राष्ट्रभक्त है, वो
हमारी पार्टी से जुड़ जुड़ सकता सकता है। है। जाति का, हाँ। संप्रदाय का हम्म, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, नहीं होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो आज विभिन्न पार्टियां वर्चस्व में हैं, हम्म, उनमें से ज्यादातर पार्टियां किसी न किसी जाति संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। हम्म, बसपा है, एक संप्रदाय विशेष से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी है, वो भी एक संप्रदाय विशेष से जुड़ी हुई है। हाँ जी। लेकिन जो पार्टी संप्रदाय विशेष से जुड़ करके या जात विशेष से जुड़ करके आगे बढ़ती हैं, वो ज्यादा समय राजनीतिक क्षेत्र में नहीं टिक पाती। जैसे आज बसपा का, जहां उत्तर प्रदेश में उनकी 2 बार सरकार रही, रह चुकी, आज जो है कहीं नहीं है। हाँ, इंडी अलायंस भी फेल ही होती हुई दिख रही है। जी, इसी तरह से जो समाजवादी पार्टी है वो भी आज बिखर रही है। अस्तित्व खत्म होता उसके लोग भी छोड़ छोड़ करके उससे जा रहे हैं और कोई विशेष वर्चस्व उनका नहीं। इसलिए हमारी पार्टी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को लेकर के चलती है। अच्छा, और आपकी पार्टी के क्या आपने अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या मेंशन किया हुआ होगा कि क्या क्या योजनाएं आपकी पार्टी लेकर आएगी? देखिए, पार्टी का जो मुख्य ध्येय है वो मानव निर्माण जी और संरक्षित प्रकृति, ये हमारा मुख्य फोकस है। क्योंकि अभी तक जो भी पार्टियां अस्तित्व में रहीं, वो केवल आर्थिक विकास के ऊपर जोर देती रही। मनुष्य की केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं होती, आर्थिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त उसे बहुत सी चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते नैतिक मूल्यों का विशेष महत्व है। तो हम मनुर्भव, मनुष्य बन, अच्छा, तो ये महर्ष दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले इसका उद्घोष किया, या सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने इस भागवत में जी इस बात को आगे बढ़ाया। तो उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ और कोई पार्टी नहीं हुई जिसने इस वाक्य को आगे लिया हो। तो हमारी पार्टी इस बात को लेके चलती है कि हमको मनुष्य को मनुष्य बनाना है, और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। शिक्षण संस्थाओं में जो शिक्षण की व्यवस्था है उसमें नैतिक मूल्यों के ऊपर अधिक जोर दिया जाए। अच्छा, जैसे गुरुकुल प्रणाली भी आप चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम गुरुकुल प्रणाली में विश्वास रखते हैं, लेकिन गुरुकुल प्रणाली की जो परंपरागत व्यवस्था है, हाँ जी, उसको हम आधुनिक बना करके, क्योंकि गुरुकुल के विद्यार्थी जहाँ वेदों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, वह साथ साथ उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा भी आनी चाहिए, और जो वर्तमान परिवेश के लिए आवश्यक है उससे संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान भी उन्हें दिया जाए। तो ये हमारी पार्टी का मुख्य ध्येय है। अच्छा, अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज की डेट में बीजेपी की लहर, मतलब कोई भी मना नहीं कर सकता या कोई भी इस चीज से वो नहीं है, इतना प्रभाव डाला हुआ है बीजेपी ने हर समाज पे, हर उस पे। तो उसके लिए आप, मतलब आप ऐसी एक पार्टी से compete करने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, समाज में कभी भी कोई भी पार्टी 100% वोटर्स को प्रभावित नहीं करती। बीजेपी के जो कैंडिडेट जीतते हैं वो 40%, 45% वोट ही लाते हैं जी, और उसके बाद वो जीत हासिल करते हैं। इसका मतलब शेष जो समाज है वो तो उससे दूर है। दूसरे जो अन्य पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट्स भी जीतते हैं। तो बीजेपी की वजह से ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट न जीत रहे हैं। तो जब लोगों को ये लगता है कि भाई एक पार्टी हमारे साथ पूरा हित नहीं कर पा रही और दूसरी पार्टी जो है वो ये हित कर पाएगी, तो वो उसके साथ जुड़ते हैं। हाँ जी।
बीजेपी का अगर हम प्रारंभ देखें तो संसद में केवल 2 सांसद हुआ करते थे। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो अनेक बार मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि हमारी पार्टी जब चुनाव लड़ती थी तो हम ये देखा करते थे कि हमारे कितने कैंडिडेट्स की जमानत जब्त नहीं हुई। हाँ। और जिनकी जमानत जब्त नहीं होती थी उन लोगों को फिर हम पार्टी दिया करते थे, यानी इतनी खुशी होती थी उस समय में। हाँ। तो कोई भी पार्टी एकदम शीर्ष पर नहीं पहुंचा करती, उसे पहले बीज बोना पड़ता है। तो हमारी पार्टी एक पवित्र उद्देश्य को लेकर के, राजनीति में स्वच्छता के उद्देश्य को लेकर के, मनोभाव के उद्देश्य को लेकर के एक बीजारोपण कर रही है। और वो बीज जब अच्छा होता है तो वो बीज जो है एक अच्छा वृक्ष बनता है और फलता फूलता भी। तो हम जबलपुर क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी उतारना चाहते हैं और इसके लिए मैं प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में और राष्ट्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में श्री अशोक राणा जी जो रिटायर्ड डीएसपी हैं और समाज में यहाँ अच्छी उनकी प्रतिष्ठा है, लोगों के साथ अच्छा तालमेल है, तो उनके नाम की मैं आपके इस चैनल से घोषणा करता हूं। तो और निश्चित रूप से हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे प्रत्याशी के रूप में जबलपुर की जनता का उन्हें अच्छा समर्थन प्राप्त होगा और एक अच्छे कंटेस्टेंट के रूप में वो सामने आएंगे। जी बिल्कुल, हमारी भी यही इच्छा रहेगी कि हमारे जबलपुर में अच्छे लोग आए। पार्टी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये सेकेंडरी होता है, मगर हाँ अगर अच्छा कोई चुनकर नेता बाहर आता है तो आगे के एक जनरेशन नहीं, आगे की आने वाली 10 जनरेशन को सुधार देता है। तो वही हमारा भी रहेगा कि ऐसे ही लोगों को वोट दिया जाए। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड ब्रेक के बाद हम वापस आपके पास आते हैं। नमस्कार, जैसे कि हमें जयपाल सिंह जी ने अभी बताया कि राष्ट्र निर्माण पार्टी के प्रत्याशी जबलपुर से अशोक राणा जी हैं। सो आइए उनसे जानते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिशियन का सफर कैसा रहा। अशोक राणा जी, स्वागत है आपका। सो आप मुझे बताइए कि ब्यूरोक्रेसी से आप अब पॉलिटिक्स में आए हैं, सो ये सफर कैसे तय किया? मैम, मेरा लंबा सफर नहीं है क्योंकि बिकॉज आई वाज रिटायर्ड इन जनवरी 2017। अच्छा, recently I have joined this party as per order of Mr. Dr. Anand Kumar, अच्छा, who had been in the service of Indian Police Services and retired as Special Director of Intelligence Bureau, Government of India. okay. तो अब आप ये कहें कि सफर कितना है, तो सफर तो मेरा अभी बहुत छोटा है, जस्ट बिगिनिंग। अभी तो मंजिले हैं, बहुत ज्यादा वो करना है। तो अब इंस्पायर्ड हुए हैं अच्छा आनंद कुमार जी की वजह से। अच्छा, ओके। बट ये बहुत अच्छा है कि एक पूरी ब्यूरोक्रेट लॉबी, एक पूरी पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि आप लोग ही हैं जो ज्यादातर जनरल पब्लिक से रिलेट कर पाते हैं और मिलते हैं रोज की, आपको पता है क्या है। तो ये बहुत अच्छा एक नया पार्टी का वो है, फ्रेमवर्क है, जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा आगे बढ़ेगा। सो जैसे कि आप जबलपुर से नियुक्त हैं, तो आप नए चेंजेस लेकर आने वाले हैं जबलपुर में? देखिए, सबसे पहले तो मैम आपका शुक्रिया
कि आप हमारे दल से प्रभावित हुई, इन्फ्लुएंस्ड हुई। थैंक यू सो मच सर। अगला प्रश्न क्या पूछा था आपने? जबलपुर के लिए आप क्या क्या नया जबलपुर, लेकर आने हाँ, वाले राइट। हैं? मैं 2001 में जबलपुर आया था, भोपाल से। अच्छा। ओके। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जबलपुर में रह के लोगों की सेवा करने का अवसर। मैं यहाँ के करीब 10 थानों में टीआई रहा हूँ। अच्छा। और 2010 में मैं आखिरी बार बेलबाग थाने में टीआई था, जहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ एसडीएस। एंड देन आई वाज पोस्टेड एज जोनल सीआईडी ऑफिस डीएसपी। ओके। और उसके बाद फिर मैं सीएसपी दमोह रहा, वहाँ से कटनी गया, उसके बाद मेरा रिटायरमेंट हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जब हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी 78-79 में, उसके बाद हमारी एक महीने की वेपन्स ट्रेनिंग जबलपुर में हुई, एससी बटालियन। अच्छा। ओके ओके। तो संडे के दिन हम लोग की छुट्टी रहती थी, तो हम मिनी बस से सिटी की तरफ आ रहे थे। एक बार एक जगह देखा कि 2 ग्रुप जो आपस में लड़ रहे थे, किसी के हाथ में फरसा, किसी के हाथ में तलवार। तो हमारा तो दिल दहल गया, सहम गए हम उस तब, क्योंकि नए नए थे, उतने संवेदनशील नहीं थे, निर्दयी नहीं थे, तो बार बार धीरे धीरे पुलिस इतनी में हो हिंसा गए थे। नहीं देखी होगी। तो बड़ा अजीब सा लगा वो देख के। जब मैं भोपाल से ट्रांसफर होकर आया जबलपुर, तो मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, बड़े सॉफ्ट लोग हैं जबलपुर में, बड़े ही अफेक्शनेट हैं। और उनसे आप थोड़ा सा भी प्यार से बात कर ले तो उनका सारा क्रोध दूर हो जाता है। जैसे यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, क्या बड़े भाई क्यों गुस्सा और क्यों शिकायत कर रहे, तो उनका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। तो अभी आप इस पार्टी के थ्रू क्या नया आपके देखिए, हमारे जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है डॉक्टर आनंद कुमार, रिटायर्ड आईपीएस, उन्होंने मुझको इंस्पायर किया। और मेरे अभी जो बैठे हुए मिस्टर रणधीर सिंह रूवल, he has already joined this party. हाँ जी। He was retired as additional SP and he is a highly decorated police officer. उनके पास वीरता के लिए इनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी किया गया है। तो इन सभी ने मुझको इंस्पायर किया। आनंद कुमार साहब मेरे एसपी रहे भोपाल में एक्चुअली। अच्छा। 96 या 97 के आसपास। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया, आदेशित किया कि अशोक, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी पार्टी से। तो फिर मेरी इन लोगों से बात हुई, इन्होंने जो अपनी पार्टी के बारे में बताया कि हमारी ये उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं, हम ऐसा नया करना चाहते हैं जो दूसरे राजनीतिक दल नहीं कर पाए, बहुत अच्छा बहुमत होने के बाद भी नहीं कर पाए, लोगों की अपेक्षाओं को खड़े नहीं उठ पाए, हम वो करके दिखाएंगे। इन सारी चीजों से प्रभावित होकर मैंने निर्णय लिया कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी ऑफ राष्ट्रीय निर्माण पार्टी भी मौजूद हैं, डॉक्टर रणधीर सिंह जी। तो सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस पार्टी को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महासचिव राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के हैसियत से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो देश की वर्तमान स्थिति है, जो उथल पुथल की स्थिति है, कहने को बीजेपी का परचम लहरा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। अंदरूनी स्थिति में जब समाज के जो है गरीब तबका पर जाएंगे तो वो फ्री के राशन से टिका हुआ है। लेकिन कोई भी देश या स्टेट जब गरीब के बिना काम के खाने को मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से इसकी जो है स्थिति होने वाली है। ये हमको गैस लगा देना चाहिए। पार्टी राष्ट्रीय निर्माण पार्टी नाम से लगता है कि हाँ, कुछ राष्ट्र के प्रति उनका रुझान है जी। हमारे संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे, पूरी बात मेरे ख्याल से पूरा नरेट कर दी है। लेकिन जहाँ बीजेपी का बात आता है तो पहले 70 साल की कांग्रेस के बारे में लगाएं, जो 138 साल की पार्टी थी और उनके कुशासन की वजह से वो आज ऐसी स्थिति में है कि दूसरे के कोने ढूंढ रही है कि कैसे हम इकट्ठे हो जाए। सही बात। इसी तरह से यदि बीजेपी को भी छोड़ के और पार्टी के बारे में देखें तो चाहे सपा हो या बहुजनी पार्टी हो या आप पार्टी हो या ये जो भूल बांटने वाली जो है केजरीवाल पार्टी है, ये कभी भी जो है सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बना सकती।
8 बार समन, 8वीं बार शायद अब समन उनके खिलाफ गया उस है। चीज को अपने को समझना पड़ेगा, और ये यहाँ जो जनता है वो समझने लगी है, अगर टैक्स पेयर का पैसा बांट बांट कर अपनी ये सत्ता प्राप्त करते रहेंगे तो ये देश में विकास करने की स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी। 70 साल की कांग्रेस में आप लौट के जाएं, एक विशेष वर्ग के एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए, 7 मिनिस्टर लगातार। मोहम्मद, मेरे को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, क्या देश में और सांसद नहीं थे जिनको मंत्री बना जाना चाहिए था? अगर देश की अंदरूनी स्थिति देखें, जब मैकाले की व्यवस्था आई थी तो यहाँ जितने भी गुरुकुल या हिंदुस्तानी परंपरा के तहत जो लोग पढ़े लिखे लोग थे उनको अनपढ़ करार दिया गया, और जो कार्मल और जो मिशनरी के स्कूल थे उनको पढ़ा लिखा कर बता के उनको जो पढ़ा लिखा गया। कॉन्वेंट स्कूल को ज्यादा ऐसी महत्व स्थिति में आप बीजेपी की हम बात करते हैं, जहाँ ये कहती है कि हम हिंदूवादी, हमने राम मंदिर बना दिया, लेकिन कभी उनसे ये पूछा कि 10 साल में आपने क्या बेरोजगारी के बारे में सोचा? कभी आपने कभी एजुकेशन के बारे में सोचा? कभी फौज की क्या स्थिति आपको मालूम है? चीन का जो है रोजाना विस्तार चल रहा है, हर महीने में उसको जो है 2 किलोमीटर बढ़ाना है, उनके झंडे गड़ जाते हैं और हमारी फौज नीचे लौट जाती है। 20 आदमी हमारे पिट जाते हैं, उसके बाद यहाँ के देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बोली नहीं, नो इंटरवेंस, कोई भी हमारे यहाँ घुसपैठिया नहीं आया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र निर्माण पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने जनहित को लेके, जैसे अभी साहब ने जो राष्ट्र निर्माण की बात में राष्ट्र हित सर्वोपरि है और हमारी उन्नति में सबकी उन्नति के मोटो को लेकर हमारी पार्टी चल रही है। जो व्यक्तिगत मानव केंद्रित जो विकास की बात करती है वो हमारी पार्टी है। उस आधार पर जो है हम आज इस स्थिति में आ गए। 2011 से रजिस्टर्ड पार्टी है। चुनाव लगातार जितने भी प्रदेश बताए, चाहे गुजरात, यूपी, गुजरात पूरे हों, मध्य प्रदेश में भी मैं खुद जो है संस्था का अध्यक्ष और डॉक्टर आनंद कुमार ने जो है मेरे को 2018 में ज्वाइन किया, और वो पहली बार जो है मेरे को 2000 में लोकसभा में उतारा और मैंने चुनाव लड़ा और 8वें विधानसभा में हमको वोट मिली और जनता ने ये समझा कि हाँ कोई आया जो हमारी बात समझता है जी। उसी क्रम में विधानसभा के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के भी और प्रदेशों के भी। रिसेंटली हमने ग्वालियर में भी चुनाव लड़ा, और अभी जहाँ आज हम जबलपुर में बैठे हैं तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अंतिमता पे आज इनको जो है प्रत्याशी बनाया गया है। उससे पहले इनको इस ग्वालियर शहर का पूरे जिले का अध्यक्ष नियोजित कर दिया है, और आने वाली स्थिति में और भी पद इनके लिए खुले हुए हैं, क्योंकि जो इनकी सोच है, यहाँ 10 स्थानों में जो काम किया, क्योंकि जैसे अभी बताया मेरे बैचमेट हैं, तो बैच में हर आदमी कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, इंटेलिजेंट नहीं होता है। ही गोट अपर स्टोरी कि जिसमें जो एकेडमिशन भी है, ब्रिलियंसी भी है, एक्यूरेसी भी है, निर्णय लेने की क्षमता है, अंग्रेजी भी बोल लेता है, ऐसा हर एक बात नहीं होता, डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए और पॉलिटिशियन। ऐसी स्थिति में मैं महासचिव राष्ट्र निर्माण पार्टी के में इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि जनता जबलपुर जो इनके काम को देख चुकी है और राष्ट्र निर्माण पार्टी के मोटो के संकल्प उद्देश्य को पढ़ चुकी है, मीडिया के माध्यम से भी पढ़ चुकी है, और आने वाली स्थिति में वो पूरी देश के लिए समर्पित होकर सत्ता प्राप्त करके जन जन का काम करेगी। उसी उम्मीद से कि हम जमकर आह्वान करेंगे कि ये जनसंख्या अशोक राणा को चुने और सांसद बनाए। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वोट संसद में 1 है या 5 है। अगर एक सांसद में इस संसद में अगर अशोक राणा पहुंच जाता है तो मैं समझता हूं कि 543 के अगेंस्ट में ऑलरेडी अशोक राणा अलग दिखेगा, और जो जितनी समस्या है गवर्नमेंट के सामने आएगी उनके सॉल्यूशन कराने में सहयोगी बनेगा और मुद्दे को उस तरह से रखेगा जैसे आज विपक्ष शून्य दिख रहा है, वहां एक सांसद जो है दिखा देगा कि हाँ विपक्ष जिंदा है। तो इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं अब आप आज का शो, और हमें आज बहुत नई नई चीजें समझ में आई, और नई पॉलिटिकल पार्टी जब आती है तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं,
कैसे उसको अपनी स्थिति बेहतर करनी पड़ती है, ये भी आज हमें समझ में आया। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।